talking about Article 20 Indian Constitution. It speaks about right to life and personal liberty. And Article 21 Indian Constitution speaks about the right to education, which speaks the educational rights to everyone who is in between the 6 to 40 old. इसका मतलब ये है अगर आपका उम्र कोई भी बच्चा का उम्र 6 साल से 14 साल के बीच में है तो उसको राइट टू एजुकेशन का पूरा हक है। उसको अपना एजुकेशनल राइट्स कोई भी छीन नहीं सकता। एंड आज डिस्कस्ड आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन के बारे में बात करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में आपका बात करता है, जहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जहाँ पे अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेता है तो आपके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स रहता है। जैसे कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करता है तो आपके पास ये पहला राइट रहता है कि आप अपना लॉयर खुद चुन सकते हैं। आप जाके कोर्ट में अपने लिए आर्ग्यू कर सकते हैं। पुलिस आपको 24 आवर्स से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करता है तो आपका फंडामेंटल राइट के तहत आपको पूरा ये जानने का हक रहता है कि पुलिस आपको अरेस्ट क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द अरेस्ट, ये जानने का पूरा हक आपका है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 23 जो कि आपका बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के बारे में। एंड आर्टिकल 24 बोलता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। एंड ये बोला जाता है अगर कोई भी बच्चे को हम कोई हैजर्डस या फिर कोई डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हैं इलीगल इन नेचर, मतलब अगर कोई बच्चा 14 साल से कम है तो उसको अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी तरह का काम से इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 6 से 14 साल तक हर एक बच्चे को अपना पढ़ने का पूरा हक है। अगर बच्चा 14 साल से बड़ा है तो अगर वो कोई काम करना चाहते हैं तो उसको कोई भी तरह का इनोसेंट एक्टिविटी पे इन्वॉल्व किया जा सकता है। बट बच्चा अगर 14 साल से बड़ा है तो हम उसको कोई भी हैजर्ड एंड डेंजरस एक्टिविटी पे इन्वॉल्व नहीं कर सकते, डिफाइंड अंडर आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन आपका नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आपका बोला जाता है आर्टिकल 25 टू 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपका क्या बोला जाता है, आर्टिकल 25 पे आपका बोला जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन। एक एक करके बात करते हैं। पहला आता है आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस में आपको क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल्स हैव देयर फ्रीडम टू सेव रिलेशनशिप विद गॉड और एनी अदर रिलीजियस बिलीफ। आपको पूरा हक होता है अपना रिलीजियस बिलीफ को कैरी करने के लिए, आपको पूरा हक होता है आपका भगवान के साथ जो रिश्ता है, आप जिस तरह से भगवान को पूजा कर रहे हैं वो चीज को कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है राइट टू प्रोफेस मतलब आपका जो रिलीजियस बिलीफ होता है, आप अगर हिंदू हो, आप अगर मुस्लिम हो तो आप किस तरह से आपका धर्म को मानते हो, किस तरह से आप अपना रिलीजन को यकीन करते हो, उसको बोलते हैं प्रोफेस। तीसरा होता है प्रैक्टिस, आप अपना रिलीजियस बिलीफ को कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो वो होता है आपका फ्रीडम ऑफ द रिलीजन के अंडर आता है। प्रैक्टिस के मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक हिंदू हूँ तो मेरे को पूजा करने के लिए पूरा राइट है। मेरा हिंदू प्रैक्टिस जो कुछ भी बोलता है इसके हिसाब से मेरे को भगवान का पूजा करनी चाहिए, भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, भगवान को मंदिर जाके भगवान के लिए आरती करना चाहिए। वो मेरा खुद का प्रैक्टिस है। अपना रिलीजन पे जो चीज को माना जाता है मैंने उससे प्रैक्टिस को कंटिन्यू करती हूँ। बट अगर आप एक मुस्लिम है तो आपका प्रैक्टिस क्या रहता है, आपको नमाज पढ़ने का प्रैक्टिस है, आपको भगवान का प्रेयर करने का प्रैक्टिस होता है। अगर मैं एक क्रिश्चियन हूँ तो मेरे को बाइबल पढ़ने का प्रैक्टिस होता है। तो ये जो राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू कंटिन्यू द ओन रिलीजन, वो आता है आपका आर्टिकल 25 आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर। आर्टिकल 26 के तहत ये बोला जाता है फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स। तो
ये आपका कौन सा राइट देता है? फर्स्ट आपका ये होता है फ्रीडम टू मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज. Then the second is to maintain the affair matters of the religion, and the third point is right to own and acquire movable immutable property. चौथा है right to administer such property as per law. Just hold on 1 second. So Article 20 speaks about freedom from taxation for promotion of a religion. Okay, we are talking about Article 26. We are talking about freedom to manage religious affairs. तो आपका रिलीजियस अफेयर्स के अंडर क्या क्या आता है, मतलब which rights are included under the religious affairs Article 6 of the Indian Constitution? Right to establish and maintain institutions for the religious, the charitable purpose. Right to manage its affairs इन द मैटर ऑफ द रिलीजन. पहले का क्या मतलब होता है, चलिए समझते हैं. राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस. जैसे कि हम अगर देखते हैं तो मुस्लिम लोगों का आप अगर देखें तो आप कोई मस्जिद को चले जाइए, उनका एक चैरिटेबल पर्पस के लिए कुछ संस्था होते हैं, वहां पे मस्जिद पे बच्चों को पढ़ाया जाता है. उन लोगों ने अपना रिलीजन का डेवलपमेंट के लिए चैरिटेबल पर्पस के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं. वैसे ही आप अगर हिंदुओं का देखते हैं तो हम लोगों का बोला जाए तो हम लोगों ने तो कई तरह का चैरिटेबल पर्पस का काम करते हैं. आप हर एक मंदिर का अपना ट्रस्ट देखेंगे, हर एक भगवान का, हर एक गुरु का अपना अपना चैरिटेबल ट्रस्ट होता है. हर एक अपना रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से एडुकेशनल सेक्टर पे हुआ, आपका रिलीजियस सेक्टर पे हुआ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं. जैसे कि हम चलिए पतंजलि का बात करते हैं. पतंजलि पे बाबा रामदेव एक रिलीजियस कम्युनिटी के तहत अपना बिजनेस चला रहे हैं. अगर आप श्री सत्य साई जी के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है वो हम लोग उनको भगवान मानते हैं. हमारा हिंदू के विधि पे हम लोग उनको भगवान का अवतार मानते हैं. सत्य साई, प्रेम साई, शिरडी साई, हम उनको भगवान का अवतार मानते हैं. तो साई जी के नाम पे देयर आर ऑल्सो स्कूल्स बीन गवर्न्ड बाय द भक्त मंडली या फिर द ट्रस्टी ऑफ श्री सत्य साई, श्री शिरडी साई, जहाँ पे भगवान का पूजा होता है और उनका भक्तों के द्वारा लोगों का सेवा के लिए कुछ अच्छा काम भी किया जाता है. तो ये आता है आपका आर्टिकल 26 के अंडर, जो कि आपका बोलता है राइट टू एस्टेब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस. क्या बोलता है? राइट टू मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, मतलब फॉर द पब्लिक बेनिफिट और फॉर द पब्लिक एंटरटेनमेंट. Then coming to the next part, right to manage its affairs in matters of the religion. ये क्या बोलता है? Right to manage its affairs in matters of the religion. Religion के तहत जो कुछ भी internal matters है, जो कुछ भी इंटरनल मसाला है, उसको खुद से सॉर्ट आउट करने का पूरा हक है हर कोई रिलीजन को, या फिर हर कोई रिलीजियस गुरु को, हर कोई रिलीजियस इंसान को जो एक छोटा सा रिलीजियस कम्युनिटी कैरी करते हैं. नेक्स्ट, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. जैसे कि हमें पता है, हम अगर इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन में हम लोगों ने श्री कृष्णा का बहुत बड़ा भक्त थे. ओके, तो इस्कॉन भी बहुत सारे जगह पे अपना एक जमीन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग करता है. लोगों ने भगवान के नाम पे हर जगह कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं. अब राम मंदिर का ही देख लीजिए. राम मंदिर का जब दान का बात आया तो लोगों ने अपना जमीन तक बेच दी राम मंदिर के लिए. जब कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस का बात आता है, लोग अपने खुशी से कभी कभी किसी ने किसी का घर दे देता है, किसी ने अपना जमीन. तो भगवान के लिए जो दान किया जाता है, दैट कम्स अंडर द इमूवेबल प्रॉपर्टी. एंड एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, तो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता हो, वो मैटर नहीं करता, बट उसका हक होता है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कैरी करने का, भगवान का ट्रस्ट
भले ही वो हो, बट अगर वो पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, उनको पूरा हक होता है अपना मूवेबल प्रॉपर्टी कैरी करने के लिए। एंड द नेक्स्ट राइट इज राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी एज पर लॉ। वो जो प्रॉपर्टी उन लोगों ने कैरी करते हैं ना, उस प्रॉपर्टी को लॉ के तहत, लॉ के हिसाब से एडमिनिस्टर करने का, कंटिन्यू करने का, उसी का प्रॉपर मैनेजमेंट करने का, उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करने का, उसी का ओनरशिप को मैनेज करने का पूरा हक वो स्पेसिफिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 7 व्हिच स्पीक्स अबाउट फ्रीडम टैक्सेशन फॉर ए रिलीजन। तो हम लोगों ने हर कोई टैक्सेशन के बारे में पता है। दिस प्रोविजन prohibits the state from levying taxes for promoting or maintaining any particular religious discrimination. It upholds principle of the secularism and ensures that state remains neutral in matters of religion, fostering equity and religious freedom to all citizens. तो यहाँ पे ये बोला जाता है, जबकि हम लोगों ने ये मानते हैं कि अगर हम अपना इनकम का एक पर्टिकुलर लिमिट पे पहुंच जाते हैं तो हमको अपना टैक्स देना पड़ता है, जो कि आपका आता है फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन के अंदर। मेरा जितना इनकम होगा उतना इनकम के हिसाब से मैं अपना टैक्स पे करूंगी, सिंपल सी बात है। तो मेरा जाति, धर्म, वर्ण, कास्ट, क्रेड, कलर, सेक्स, रेस, सब बात, ये सब के बेसिस पे कोई भी मेरे को जबरदस्ती नहीं कर सकता, या फिर कोई भी मेरे को इस एक स्पेसिफिक चीज के लिए ज्यादा टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। That comes under my right to taxation. It speaks that Article 27 speaks that मेरा religious belief के तहत मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। एंड आर्टिकल 20 स्पीक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एंड ये बोलता है आर्टिकल 8, इट स्पीक्स दैट इट मेक्स प्रोविजंस फॉर द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज डिस्क्राइब्ड बिलो। मतलब ये बोलता है कि आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है वहां पे आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मानने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। ये बात ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे कि अगर आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो और आप अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहे हो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खोला जा रहा है तो वहां पे आप कोई स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ को कैरी आउट नहीं कर सकते। अगर वो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा परिचालित है, तो स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको एड मिल रहा है, फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है, या फिर उसी का कुछ कुछ रूल्स और रेगुलेशन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कंप्लाई कर रहा है, या फिर दैट इज रजिस्टर्ड एंड परमिटेड बाय द गवर्नमेंट, तो वहां पे सरकम्स के हिसाब से अगर उसको अलाउ किया जाता है या फिर अगर ये लगता है कि पब्लिक बेनिफिट के लिए है, तो वहां पे या फिर अगर वो लोग या फिर वो अनुष्ठान और ट्रस्ट जो कि ये अनुष्ठान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनको पूरा हक होता है अपना इंस्टीट्यूशन पे अपना रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करने को। बट बात ऐसा है कि इफ अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करते हैं और दूसरे रिलीजन के बच्चों को उसे स्कूल पे या कॉलेज पे एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते, एंड दूसरों को अपना रिलीजन का रूल्स और रेगुलेशन मानने के लिए मजबूर या फोर्स नहीं कर सकते। तो चलिए समझते हैं ये क्या क्या बोलता है। इंस्टीट्यूशंस wholly maintained by the state religious instruction is completely prohibited. Next हमने पढ़े थे institutions administered by the state but established under any endowment or any trust religious instruction is permitted over there। ये हमने ऑलरेडी अभी बात कर लिया। तीसरा
इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, वहां पे कंसेंट ऑफ पर्सन मैटर्स। द पॉइंट नंबर 4, इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड ऑन वॉलंटरी बेसिस with consent of that person. Then coming to the next part, cultural and educational rights, जो कि आपका आता है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के अंदर। आर्टिकल 29 आपको बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, जो कि माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करता है। एंड एनी सच सिटीजन्स हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट or culture of its own, the right to conserve the same. It is said that no citizen shall be denied admission into any educational institutions maintained by the state or the institutions which is received aid or granted by the state on the basis of caste, religion और कल्चर। ये बात अभी हमने डिस्कस किया। अपने कास्ट, कल्चर, रिलीजन के बेसिस पे आप किसी को भी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट कम्स एज नोटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द यूज ऑफ फ्रेज सेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन आर्टिकल मीन्स दैट इट अप्लाइज टू द माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटीज। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन को जितना राइट मिलता है, माइनॉरिटी ऑफ द सेक्शन को भी उतना राइट दिया जाता है। देन आपका आता है आर्टिकल 30, जो कि आपका बात करता है prohibition of the minorities, right of the minorities to establish and administer the educational institution. एंड आर्टिकल पे ये बोला जाता है कि अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो भी आपका ये हक रहता है, आप अपने हिसाब से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर सकते हो और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रन भी कर सकते हो। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आप कोई शेड्यूल्ड ट्राइब या कोई ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपका जाति का, आपका पॉपुलेशन का लोगों का नंबर बहुत कम है, आप माइनॉरिटी माना जाता है, बट फिर भी अगर इवन इफ यू आर ए माइनॉरिटी, यू हैव कंप्लीट राइट टू क्रिएट, ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्टर योर own educational institution. That means might be a school, that might be a college, that might be educational trust or any kind of activity, any kind of organization which is carrying out the educational activities. Next, right to constitutional remedies which is modified, which is clarified under right to Article 32 of the Indian Constitution, जहाँ पे हमने ये बात किया था कि आर्टिकल 32 के अंडर आप अपना फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे अपना हक के लिए केस फाइल कर सकते हैं। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज गारंटेड अंडर Article 32 of the Indian Constitution. The Supreme Court shall have the power to issue directions, orders, or writs enforcement of fundamental rights. The Parliament can empower any other court to issue directions, orders, or writs, and the decision of the Supreme Court should be imposed on any other lower courts. यहाँ पे क्या बोला जाता है, अगर मैं अपना फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 के अंडर एनी रिट के तहत कोर्ट पे पेश करती हूँ, कोर्ट पे अपना हक के लिए जाती हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है दैट इज हाईली इम्प्लीकेबल ऑन all the lower courts that is established under the parliament, जो कि पार्लियामेंट गवर्न करता है। और पार्लियामेंट का कोई भी हक नहीं होता सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पे इंटरप्ट करने का। Then lastly, these provisions of Article 32 provides security of fundamental rights, protects the fundamental rights of a Indian citizen. Then comes Article 33, which speaks about the armed forces. This provision empowers Parliament to act laws that regulates, enhances the encroachment of certain fundamental rights on the basis of the intelligence agencies, armed forces or similar any kind of activities which is harming the public order. तो मोस्टली बोला जाए आर्म फोर्सेस का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी जो कि एक वार सिचुएशन को पैदा करता है, तो
ऐसा भी इंडिया पे कोई भी इंसान को, कोई भी सिटीजन को ऐसा हक नहीं है वो ऐसा तरह का कुछ एक्टिविटी करे जो पब्लिक का फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, या फिर कोई भी वार सिचुएशन को क्रिएट करता है, इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलिजेंस को वायोलेट करता है, या फिर कोई भी आर्म फोर्सेस का एक्टिविटी को कैरी करता है जो कि फंडामेंटल राइट का अगेंस्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका मैरिटल लॉ। ये क्या बोलता है? दिस प्रोविजन प्रोवाइड्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द मैरिटल लॉ इन विद इन द टेरिटोरी ऑफ द इंडिया। तो ये बोलता है जब हम मैरिटल लॉ के बारे में आता है तो मैरिटल लॉ पे ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मानते हैं हम कि फंडामेंटल राइट हर सिटीजन को एप्लीकेबल होता है। जब वो आर्मी एक्ट या मैरिटल लॉ को आता है उसी टाइम कुछ एक्सेप्शंस काम करते हैं एंड वो एक्सेप्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक ही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि एक जवान है, अगर हम उसी को फ्रीडम टू मूव एनीवेयर या फिर ऐसा कुछ इन द सर्टन वार कंडीशन दे हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू मूव, उनको ये बोला जाता है कि नहीं आप इस जगह से नहीं जा सकते क्योंकि आपकी जान को खतरा है। अगर उसी टाइम हम उनको राइट टू मूवमेंट अलाउ कर देंगे तो उनके जान को ही खतरा आ सकता है, पब्लिक के जान को खतरा आ सकता है। सिमिलरली अगर मैरिटाइम के लॉ के तहत अगर किसी भी वार सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो वहां पे राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूवमेंट, राइट टू लाइफ, ये सब कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया जाता है या फिर उसी को रद्द कर दिया जाता है। उस चीज का भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा राइट है, ये एक ऐसा लॉ है, मैरिटाइम लॉ हुआ या आर्म फोर्स हुआ, वो पब्लिक सिक्योरिटी के लिए ही है। तो अगर उसी को कंटिन्यू करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट को कैंसल करना पड़ता है तो वो मंजूर है क्योंकि दिस इंटेंट टू डू the welfare of the public. The last article 5 it gives the legislation to give the provisions part and ये क्या बोलता है? सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट को हक है पुराना लॉ को बदल के नया लाने के लिए। तो हमारा पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा लॉ है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसी का गवर्न कौन करता है? हमारा पार्लियामेंट करता है। और सिर्फ पार्लियामेंट को ही हक है तो कुछ रेगुलेशंस को स्पेसिफाई करता है, वो आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। जहाँ पे जरूरत पड़े वो मॉडिफाई करके नया लॉ का भी इंट्रोड्यूस करता है। तो ये होता है आपका 32 के अंडर लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट द प्रोविजंस पार्ट and the legislation or the provision has been amended, created or modified by whom? By the Indian Legislative Assembly. Clear? तो ये होता है आपका हर तरह का फंडामेंटल राइट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपका ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, आपका ये जो हर तरह का एक्टिविटी होता है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट को वायोलेट करता है देन इट इज आंसरेबल अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट इस चीज का परीक्षण करता है। अगर पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट या फिर कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी लॉ पब्लिक बेनिफिट के अगेंस्ट है, पब्लिक के बेनिफिट को, पब्लिक के राइट को ब्रीच कर रहा है, तो उस मामले में आपका फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑलवेज स्टैंड्स एज सेफगार्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे ये आपको ये बोलते हैं कि अगर पार्लियामेंट ने कुछ गड़बड़ किया तो हमने यहाँ पे एक सेफगार्ड के तरह खड़े होते हैं और हम आपका राइट को सिक्योर करते हैं। देन द लास्ट पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। दीज आर द certain effect like they had the democratic system. This gives rise to a freedom, to a equality in the society, increases the socio-economic and political standard of the India. The fundamental right gives rise to your public benefit as well. It protects the right of the individual. It strengthens the bond between the center and the state and the public. It enhances the public welfare एक्टिविटीज। सो ये हो जाता है आपका फंडामेंटल राइट का पूरा चैप्टर। अगर हम आगे बात करें तो हमने डीपीएसपी के बारे में बात कर सकते हैं। The next content we are going to study, that is the DPSP, that is defined under Article 36 to Article 51 of the Indian Constitution under
पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट का पार्ट आज खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास we are going to discuss the case law regarding the fundamental rights, and we will continue towards the part of the directive principle of the state policy, which is defined under the part 4 or article 30 to article 51 of the Indian Constitution. That is all. Thank you. Anyone having any doubt, they can just ask in the chat box, or they can in the next class as well.